ओके, तो ये यहाँ पर आपका बिग फोर्स है, यहाँ पर आपका क्या है, वुडरो विल्सन का जो 14 पॉइंट्स है इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक्चुअल ट्रीटीज की जो पॉइंट्स थी किसने रखे थे, वुडरो विल्सन ने। और ये उस वक्त मतलब जनवरी में उन्होंने मतलब 1918 में जिस वक्त जंग जारी था उसी वक्त उन्होंने प्लान किए थे कि मैं एक एवरलास्टिंग पीस के लिए, हमेशा के लिए पीस कायम होगी, किस में, हमेशा के लिए पीस कायम होगी यूरोप में। ये उनकी पॉइंट्स थे। किसके पॉइंट्स थे, वुडरो विल्सन की। ये वुडरो विल्सन था जिन्होंने अपने दिल से इस मामले को हल करने के लिए काम किया था। उस वक्त कुछ मुफादात थे, लेकिन यहां पर जो बिग फोर्स थे, यानी वुडरो विल्सन यूएसए का था, जॉर्ज क्लेमेंसो था, डेविड लॉयल, जॉर्ज ब्रेटन था, विटोरियो ओल्डेन था, ये जो फोर्थ थे इनकी उन्होंने अपने डिसीजंस किए, ठीक है। और इन डिसीजन की वजह से जो ट्रीटी ऑफ वर्सली थी वो मतलब उनकी पॉइंट्स पर हो गई थी। कुछ इनके भी थे, लेकिन असल में पॉइंट्स थे जिनके बिना पर ट्रीटी होना चाहिए थे, लेकिन इस तरह नहीं हुई। इसी वजह से जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर 1 फिर हो गई। अभी हम करते हैं इस 14 पॉइंट्स ऑफ वुडरो विल्सन में क्या था। ही प्लान अ ट्रीटी ऑफ पीस, 14 पॉइंट्स ऑफ वुडरो विल्सन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं 14 पॉइंट्स ऑफ वुडरो विल्सन। उसकी स्टेटमेंट बाद में मैं यहां पर छोटे छोटे पॉइंट में लिखता हूं, बाद में आप उसकी मुताबिक जो है नोट्स बना सकते, एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। पहली जो पॉइंट थी वो था नो मोर सीक्रेट ट्रीटीज। कोई सीक्रेट ट्रीटीज नहीं होंगे, कोई भी मुल्क सीक्रेट ट्रीटीज नहीं करेंगे, एक ये पॉइंट था, ठीक है। नेक्स्ट वन, फ्री navigation in the sea, free navigation in the sea for all nations at war or peace। सेकंड पॉइंट क्या था कि फ्री नेविगेशन होगा, मतलब बोट्स और शिप्स फ्री चलेंगे तमाम मुमालिक के, ठीक है, चाहे वहां पर जंग हो या अमन हो, लेकिन जो सी के राउट्स हैं वो हम इंटरनेशनल राउट्स बनाएंगे। यानी हर मुल्क जो है वो फ्रीली अपने शिप्स जो है वहां पर, अपने बोट्स को वहां पर क्या कर सकते हैं, मतलब वो चला सकते हैं, ठीक है। ये था उसकी मतलब एक बेहतरीन पॉइंट। जितने भी बोट्स है चाहे वो ट्रेड किए हैं, लेकिन अभी जो वारशिप की बोट्स है वो तो बाद में ईजाद हो गई, उनकी अपनी हुदूद होती है। ये अभी हम करते हैं कंटीजियस जोन, यहाँ पर जोन्स होते हैं। एक होता है मतलब अपने मुल्क का जो सी कोस्ट लाइन वाले जो कंट्रीज होते हैं, यानी जो सी के करीब होते हैं, उनके अपने हुदूद होते हैं। उस हुदूद में अगर आप मतलब मिलिट्री बोट को ला रहे हो फिर आपके लिए खतरा हो सकती है और ट्रेड हो सकती है। वो राउट्स है वो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, मैप में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये था फ्री नेविगेशन। ये नहीं हुआ, ये हुआ अभी नहीं, कुछ हुदूद लगाए गए थे, ठीक है। इस तरह तो नहीं है दो जो वो चाहता था, ठीक है। सो ये था उनकी पॉइंट। थर्ड पॉइंट था रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक बैरियर्स फॉर ऑल नेशंस। क्या मतलब है कि जितने भी नेशंस है वो ट्रेड्स कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेड्स एक दूसरे के साथ, उनके लिए जो बैरियर्स है उनको हटाना चाहिए। रिमूवल ऑफ बैरियर्स, सही है, इकोनॉमिक बैरियर्स जो है वो खत्म करना चाहिए। मतलब जहां पर तिजारत होती है एक दूसरे ममालिक के दरमियान, उनमें जो बैरियर्स होते हैं उनको खत्म करना चाहिए। यह था उनका थर्ड पॉइंट। बाद में आप एक्सप्लेन कर सकते, ट्रेड मतलब बैरियर्स खत्म करना चाहिए कि ट्रेड पर ज्यादा टैरिफ और टैक्स ये नहीं लगाना चाहिए, सही है। सो ये उनकी थर्ड पॉइंट है। चौथी पॉइंट, ऑल राउंड रिडक्शन ऑफ आर्मामेंट्स, ऑल राउंड रिडक्शन ऑफ, यहां पर मैं लिखा ऑफ वेपन्स, ऑल राउंड रिडक्शन ऑफ वेपन्स, और इसको हम कहते हैं आर्मामेंट्स। और
यानी क्या करना चाहिए, जितने भी मुमालिक हैं भाई अपने मिलिट्री को नहीं बढ़ाएंगे, अपनी वेपन्स को ना बढ़ाएं, उसको सब क्या करेंगे, कम करेंगे। ये थी उनकी चौथी पॉइंट। इसको खत्म करते 14 पॉइंट्स उनकी, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है कि अपनी वेपन्स को इतना ना बढ़ाए कि कल आप जंग पर मजबूर हो जाए, ठीक है। डोंट इंक्रीज योर वेपन्स, ऑलवेज कीप इट लो, ऑल द कंट्री शुड डू इट। इस तरह नहीं कि अमेरिका भी मतलब अपने वेपन्स को बढ़ाएंगे और दूसरे नहीं बढ़ाएंगे। ये उनके 14 पॉइंट्स से बाद में इसको फॉलो नहीं किया गया, सही है। ओके ये था दूसरा, इम्पार्शल एडजस्टमेंट ऑफ colonial claims in the interest of that population। इसका क्या मतलब है, इस पॉइंट को देख लिए बेहतरीन है। वो कह रहे हैं कि जो कॉलोनियल की पॉपुलेशन है और वो दावा करते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस दी जाए या हमें इस कॉलोनी, इस इंपेरियल स्टेट से हमें दूसरे इंपेरियल स्टेट में मतलब क्या करें, एडजस्ट करना चाहिए। तो जितने भी कॉलोनीज हैं, ठीक है, तो उनकी इंटरेस्ट के मुताबिक उनको या तो इंपेरियल स्टेट में एडजस्ट करना चाहिए या उनको आज़ादी देना चाहिए। लेकिन इंटरेस्ट किसकी होगी, उन रीजन की, उन कॉलोनाइज टेरिटरीज की, उनकी आबादी, उनके लोगों की इंटरेस्ट के मुताबिक होना चाहिए। ये था उसका पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 5। इसको, ये 14 पॉइंट को आप रटा पर मतलब याद करना चाहिए, लेकिन आपको याद, यू हैव टू मेमोराइज इट फ्रॉम योर हार्ट, ओके, और बाय योर हार्ट। नाउ ये थे उसका 6 नंबर पॉइंट, 6 पॉइंट, ओके। 6 नंबर पॉइंट था withdrawal of all troops from Russian territory। यानी जितने भी ट्रूप्स हैं जर्मनी के हैं चाहे किसी और मुल्क के हैं, जितने भी टेरिटरी है किसका, रशिया का, तो वहां से उनके ट्रूप्स को क्या करना चाहिए, विड्रॉल करना चाहिए, वापस निकालना चाहिए। इसको हम कहते हैं इवैक्यूएशन ऑफ ऑल द ट्रूप्स फ्रॉम रशियन टेरिटरीज। जितने भी रशियन टेरिटरी है, चाहे वो वेस्टर्न में चाहे वो ईस्टर्न में है, जहां पर उनके ट्रूप्स हैं, ठीक है, यानी दूसरे सेंट्रल पावर्स की या दूसरे एलाइड पावर्स की अगर ट्रूप्स हैं तो उन तमाम को क्या करना चाहिए, निकालना चाहिए। यह था उनका पॉइंट नंबर 6, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 को। 7, लिबरेशन ऑफ फ्रांस एंड रिटर्न ऑफ एल्सेक एंड लोरियन टू फ्रांस। अगर आपको याद है मैंने एक बात की, एल्सेक एंड लोरियन टू फ्रांस। ये फ्रांस वर्ल्ड वॉर 1 में क्यों कूद पड़ा था, ये जो अल्सेक और लोरेन रीजन्स थे, ये फ्रांको रशियन वॉर में, फ्रांको जर्मन वार्स में, ये जो फ्रंकन प्रूजन वार्स में जो है, ये अल्सेक और लोरियन प्रोविंसेस जो थे ये जर्मनी ने कब्जा किए थे। इसी वजह से तो फ्रांस जो है, फ्रांस हत्ता अपने बच्चों के लिटरेचर में पढ़ा रहा था कि जो फ्रांस की, जर्मनी की तरक्की है वो हमारे अल्सेक और लोरेन की वजह से, और ये अल्सेक और लोरेन द मोस्ट नेचुरल रिसोर्सेस रीजन्स इन यूरोप, ठीक है। तो ये जो रिसोर्सफुल रीजन था, और ये किसने कब्जा किया था, ये रशियन,
ये फ्रांको प्रूशियन वार थे, उसमें किसने कब्जा किया था? जर्मनी ने कब्जा किया था। तो लिहाजा 14 पॉइंट्स में जो वुडरो विल्सन के थे उसमें कहा था कि ये तो ज़्यादती है, तो ये वापस एल्सेक और लोरेन की जो टेरिटरीज हैं वो वापस किसको करना चाहिए? वो वापस फ्रांस को कर ले, जर्मनी से इसको लेना चाहिए। ये था उनका पॉइंट नंबर 7। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, 8th नंबर पॉइंट, readjustment of Italian या Italy frontier regions and the line of nationality। इसका क्या मतलब है? रीएडजस्टमेंट ऑफ इटली फ्रंटियर्स रीजन्स इन द लाइन ऑफ नेशनैलिटी। इसका मतलब है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इटली का, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसको नायक लें, इसमें ऑस्ट्रिया, सर्बिया और अल्बानिया आते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इटली, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इटली, जिसमें सर्बिया, अल्बानिया, ठीक है, इनके साथ लाइन पे कुछ टेरिटरीज है। ठीक है, सर्बिया, अल्बानिया और ऑस्ट्रिया, कुछ टेरिटरीज हैं इनके साथ। तो वो क्या है? वहां पर इटालियन बोली जाती है, वहां पर इथनिसिटी जो है वो क्या है? इटालियन पॉपुलेशन है। तो लिहाजा ये जो रीजन्स है इनके साथ, जो कनेक्ट रीजन्स है इन इलाकों के साथ, ये वापस देना चाहिए किसको? इटली को। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, ये था उनका पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9, सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ people, सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ पीपल ऑन AH का क्या मतलब है? ऑस्ट्रिया हंगरी। कि भाई ऑस्ट्रिया हंगरी में कोई किंगडम नहीं होगी, वहां पर लोगों की अपनी हुकूमत होगी। ऑस्ट्रिया और हंगरी पर सेल्फ गवर्नमेंट फॉर पीपल ऑफ हर, यानी ऑस्ट्रिया के लिए अलग गवर्नमेंट होगा और हंगरी के लिए अलग गवर्नमेंट होगी, और ये लोग मुंतखब करेंगे, एक आजाद गवर्नमेंट्स होंगी। ठीक है, अलग अलग गवर्नमेंट्स होंगी। ठीक है, किसके लिए? इन ऑस्ट्रिया हंगरी की जो एम्पायर थी उसके लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट था वो है पॉइंट नंबर 10। ठीक है, इसको डिवाइड किया जाए, उनमें अपने सेल्फ गवर्नमेंट लाना चाहिए। सही है, यानी आजाद गवर्नमेंट के वो खुद फैसले कर सके। ठीक है, यानी एक रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आना चाहिए। ओके, रोमानिया, सर्बिया एंड Montenegro to be evacuated का क्या मतलब है? कि यहां पर जितने भी लोगों की दूसरे ममालिक के ट्रूप्स हैं, फौजें हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको निकालना चाहिए। They have to move from here, they have to withdraw। जिस तरह उन्होंने क्या कि रशियन के टेरिटरी से बाहर आना चाहिए, तो इसी तरह उन्होंने क्या किया कि ये जो रोमानिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो हैं, वहां पर जितने भी फोर्सेस है, जिस भी है, चाहे वो सेंट्रल पावर के, चाहे वो एलाइड फोर्सेस के, उनको एविकेट करना चाहिए। ठीक है, और एक और चीज इसी पॉइंट में ऐड कर ले
सर्बिया शुड बी गिवन सी एक्सेस। सर्बिया को क्या देना चाहिए? सी एक्सेस देना चाहिए। उनका एक हक है, सर्बिया का हक है कि उनको आप सी एक्सेस दे दे। ये था उनकी पॉइंट नंबर 10। सी यस। तो एक दरिया पर, जिस दरिया मतलब जिस रिवर है जो दूसरे मुल्क के साथ है या उनमें है, उनको एक सी रोड देना चाहिए। मतलब ये जो जितने भी मतलब रिवर्स है वो तो फ्लो करते हैं ना समंदर को, अगर उनको एक सी रोड देना चाहिए, सी एक्सेस देना चाहिए। इस तरह नहीं कि आप कहेंगे कि मैं यहां पर, मतलब जिस तरह अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान जो है, अभी अमेरिका के कि अफगानिस्तान को यहां पर मतलब सी रोड देना चाहिए, सी एक्सेस देना चाहिए, तो अभी ग्वादर पोर्ट में उनके लिए एक अलग जगह बनाना चाहिए। सही है। तो ये है सी एक्सेस, ठीक है, सी एक्सेस। और ये इस तरह भी हो सकती है, मसलन ये है आपका सर्बिया और ये है दूसरी कंट्री, तो ये जो बॉर्डर है यहाँ पर एक दरिया है जो यहाँ से आकर सी को जाती है और इस पे नहीं है, तो इससे यहाँ पर एक्सेस देकर यहाँ से जाकर यहाँ पर वो मतलब आ सकती है। एक्सेस देना चाहिए किसको? सर्बिया को सी एक्सेस, ठीक है। सो ये था उनकी पॉइंट नंबर 10। सी नाउ पॉइंट नंबर 11। मैं erase दिस गाइस। अभी आते हैं पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 में क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट फॉर द पीपल ऑफ ओटोमन एम्पायर। अभी आ गई बात ओटोमन एम्पायर को। एंड परमानेंट ओपनिंग of Dardanelles. Do you know Dardanelles? Dardanelles. Let me check it. Dardanelles. Okay. Complete opening of Dardanelles for all nations. Complete opening of Dardanelles for all nation. Dardanelles for all nations. डर्डेनल याद रखे, ये है आपका तुर्की, ठीक है, ये है आपका यूरोप, यहां से शुरू होते हैं, ये है आपका माइनर ऑफ तुर्की। सही है। तो ये एक यहां पर ये है आपका तुर्की। ये जो छोटी सी मतलब एक राउट है, एक स्ट्राइट है जो ब्लैक सी को और इंडियन सी को और साथ में मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है। ये छोटी सी राउट है, एक छोटी सी राउट, ये वाटर का एक राउट है जो किसके राइट में है, जो किसके कब्जा में है? तुर्की के कब्जा में। इसको हम करते हैं डर्डेनल्स, ठीक है। ये जो डर्डेनल्स है वो कह रहे हैं कि ये ओपन करना चाहिए परमानेंटली तमाम नेशंस के लिए, ताकि वो यहां से ब्लैक सी और इंडियन सी, मेडिटेरियन सी को करें, ताकि वो यहां से शिप्स क्या कर ले, मतलब फ्रीली जो है वो मूव कर सके, फ्रीली वो तिजारत कर सके। सही है। और ये किसके कब्जा में था? ओटोमन एम्पायर के कब्जे में थे उस वक्त भी। डिनसेन। तो ये था उनका 11 नंबर पॉइंट। ये असल में इस राउट का नाम है, एक स्ट्राइट है, एक छोटी सी मतलब दरिया है जो इंडियन सी को, मेडिटेरियन सी को और ब्लैक सी को कनेक्ट करती हैं। ये वो आ रहा है, यही है ना जिस पर मतलब अभी भी वायलेंस और फसादात हो रहे हैं, ठीक है, वह भी आ रहे हैं। वो तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में फिर मसले आएंगे इनके पीछे से। ये है वो डर्डेनल्स, ठीक है। ये उनकी बात थी, बाद में तो इस तरह नहीं हो गई। सही है। ये तो वो 14 पॉइंट में से थे। अभी 12 इंडिपेंडेंट
ऑफ पोलैंड with secure access to sea। कि भाई पोलैंड को क्या देना चाहिए, इंडिपेंडेंस देना चाहिए। और पोलैंड किसका हिस्सा था, याद है आपको, किसका हिस्सा था, रशिया का हिस्सा था। किसको दिया, जर्मनी को दिया। इन द ब्रेस्ट लेट वॉस ट्रीटी के बाद पोलैंड, यूक्रेन, फिनलैंड, ये तो बड़ी रशिया की सबसे बड़ी अंपायर थी उस वक्त इलाके के लिहाज से, सही है। तो ये उनको दिया गया और यहां पर वुडरो विल्सन भी कह रहा था कि ये जो है पोलैंड को आज़ादी देना चाहिए। पॉलिश एक एथनिसिटी है, पॉलिश जो है एक अलग ग्रुप है, ठीक है, यूरोपियन की ट्राइब्स में से, सही है। सो लास्ट जो पॉइंट था, ये 13 नंबर पॉइंट है ना, 12 नंबर, ओके। नाउ पॉइंट नंबर 13 कहां पर रह गया, पॉइंट नंबर 13, ओके, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर द, ओके, यहां पर एक चीज याद रखें, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर द पीपल ऑफ ओटोमन एम्पायर। कौन से लोग, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, नॉन तुर्क्स, जो मुसलमान नहीं है, एथनिसिटी है, जो उस वक्त एम्पायर के कब्जे में थे, और जो माइनॉरिटी है, मसलन जो क्रिश्चियंस हैं, जो नॉन तुर्क्स है, उनको सेल्फ गवर्नमेंट देना चाहिए। बाकी तो ओटोमन एम्पायर की मर्जी है कि देना है या नहीं देना, सही। एक 13 रेस्टोरेशन ऑफ बेल्जियम। ये मुझे पहला पॉइंट लिखना चाहिए था, रेस्टोरेशन ऑफ बेल्जियम। रेस्टोरेशन ऑफ बेल्जियम का क्या मतलब है, गाइस लुक एट हियर। रेस्टोरेशन का और बेल्जियम का क्या मतलब है कि भाई तमाम ममालिक बेल्जियम के साथ हेल्प करेंगे कि वो रिस्टोर हो जाए। ये फ्रांस, जर्मनी के जो श्लेफन प्लान के मुताबिक जो फोर्सेस आ रहे थे वो कहां पर पहले एंटर हो गए, बेल्जियम पर। और याद रखिए जर्मन वाहिद फोर्स थी जो रास्ते में जो चीजें भी उनको आ रहे थे वो तोड़ता जा रहे थे। बेल्जियम की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो है उनको आग लगाई गई थी। किसने आग लगाई, जर्मन की सोल्जर्स ने, जर्मन के ट्रूप्स ने बेल्जियम में। तो यहां पर वो कह रहे थे कि भाई आपको सबसे ज्यादा तवज्जो और इमदाद किसको देना चाहिए, बेल्जियम को रिस्टोर, क्योंकि वो तो एक छोटी सी कंट्री थी और सबसे बड़ी बात यह कि तो न्यूट्रल थी। आप लोगों ने उनको जंग में क्या क्या धकेल दिया, सही है। और जो आखिरी पॉइंट है, ये सबसे बड़ी और जबरदस्त पॉइंट जो उन्होंने की थी वो था जर्नल एसोसिएशन, ठीक है, जर्नल एसोसिएशन ऑफ ऑल नेशंस टू प्रिजर्व पीस। ये जो यूएन का आइडिया था तो ये किसका था, वुडरो विल्सन का था, सही है, वुडरो विल्सन का था। यहां पर वो क्या कह रहे थे कि एक ऐसा एसोसिएशन बनाए तमाम मुल्क ताकि वो प्रिजर्व कायम कर सके, किसको, पीस को। तो ये जब उसने ये पॉइंट दी तो ये बाद में इसी वजह से लॉन बन गया। लॉन का मतलब है लीग ऑफ नेशन आ गया। सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन की तरह थी वो था लीग ऑफ नेशन बन गया था बाद में, ठीक है। लेकिन ये थे एक्चुअल पॉइंट्स, याद रखें, दे वर द एक्चुअल पॉइंट्स ऑफ वुडरो विल्सन फॉर द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। वुडरो विल्सन जो था उनकी ट्रीटीज ऑफ वर्सली के लिए ये थे एक्चुअल पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन ये जो एक्चुअल पॉइंट्स थे
इसके मुताबिक तो ट्रीटी नहीं हो गई है। किस तरह हो गई अभी वो करेंगे, ठीक है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन हियर? हाँ यस यस यस, ये यो अमेरिका उस वक्त भी एक पावरफुल कंट्री था। वो जो हो रहा था यूरोप में वो तो मतलब वो तो देख रहा था, उनके एनालिस्ट थे, उनके अपने एक्सपर्ट्स थे, उनकी स्पाइस थे, जासूस थे कि किसके साथ क्या क्या हो रही है उधर। तो ये था उनकी, और ये वुडरो विल्सन खुद कह रहा था कि मैंने आपके लिए बेहतरीन एवरलास्टिंग ट्रीटी के लिए, पीस के लिए पॉइंट्स दी है। अगर आप इस पर काम करेंगे तो हमेशा के लिए पीस होगी। इस पर काम नहीं हुआ, इनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया मुकम्मल, तो कुछ इंप्लीमेंट किए गए थे वो जो उन बिग फोर के मफादात में थे, खासकर ये जो 3 थे पावरफुल थे उनके मफादात में थे, वो पॉइंट्स लिए गए, बाकी को छोड़ दिए गए। जिसकी वजह से ये ट्रीटी ऑफ वर्सली की वजह से तो सेकंड वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर 1 जो शुरू हो गई इसकी वजह से। अंडरस्टैंड क्या हो गया? नाउ हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग। आर यू टायर्ड? जी rice is waiting for you, or you are waiting for rice? Okay, now here is, याद रखिए 2 कंट्रीज, एक था ब्रिटिश और एक था ब्रिटेन, एक था ब्रिटेन और एक था फ्रांस। ये जो फ्रांस का लीडर था उस वक्त कौन था? जॉर्ज क्लेमेंसव, ठीक है, जॉर्ज क्लेमेंसव का नाम याद रखें, ठीक है। ये दोनों को, लिसन टू मी, इन दोनों ममालिक के जो लीडर्स थे, जो प्रेसिडेंट्स थे, ठीक है, कौन कौन था? जॉर्ज क्लेमेंसो और डेविड लोयड जॉर्ज, ये था। डू यू अंडरस्टैंड? दे, इस पॉइंट को दे गेव लिटिल फोकस टू वुडरो विल्सन पी पॉइंट्स। ये जो वुडरो विल्सन की विजन थी, इनको किसने ज्यादा तवज्जो नहीं दी? ये जो 2 मैन पावर थे, ब्रिटेन था और फ्रांस था, उन्होंने इनको तवज्जो नहीं दी। क्यों? इस पॉइंट को याद रखें, क्यों? बिकॉज फ्रांस वांटेड, क्या चाहता था? वांटेड टू पनिश जर्मनी severely. France wanted to fight, yes, to punish what? Germany Severely. yes sir. Severely means सख्ती से, severely, मजबूती से। क्यों? ये फ्रांस भी ठीक था। फ्रांस क्या कह रहा था? वो रीजन पेश कर रहा था कि भाई जंग तो वर्ल्ड वॉर 1 थी, लेकिन मेरे टेरिटरी में क्यों हो रही थी? ये मेरे टेरिटरी में आप लोग क्यों आए थे? अगर यूके आई है तो मेरे टेरिटरी में लड़ रहा था, अगर अमेरिका घूत पड़ी है तो मेरे टेरिटरी में पड़ रही, नुकसान तो मेरा हुआ है, तो लिहाजा जर्मनी को तो मैं नहीं छोड़ूंगा किसी भी कीमत पर। डू यू अंडरस्टैंड? फ्रांस अपने आर्गुमेंट्स दे रहे थे कि भाई आप लोगों ने, जर्मनी ने तो पहले मुझ पर हमला किया है, मेरे टेरिटरी पर वो लड़ रहे थे, और यूके का क्या हो गया? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाह नहीं हो गया है, आप तो, आपकी तो मुल्क से बाहर जंग थी, आप तो सिर्फ फौज को भेज रहे थे। यूएसए को भी वो ये कह रहा था कि आप भी भेज रहे थे। सो दिस वाज एक्चुअली द आर्गुमेंट्स ऑफ फ्रांस। डू यू अंडरस्टैंड?
कि कुर्बानी का बकरा तो मैं बन गया, आई बिकेम अ स्केपगोट। डू यू अंडरस्टैंड? मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और बर्बाद हो गई। और साथ में वो कहते हैं कि मैंने, फ्रांस कह रहा था, यहां पर एक पॉइंट नोट करें, फ्रांस, 500,000 सोल्जर, 500,000 सोल्जर यानी 5 लाख सोल्जर्स आई लॉस्ट। कौन कह रहा था? फ्रांस। कि हमने क्या किया, हमने 5 लाख सोल्जर्स को लॉस किया। और फ्रंट पर जब जर्मनी यहां पर आया तो पहले तो हमारी फौज थी जो उनके साथ लड़ रही थी। रशिया तो ईस्टर्न फ्रंट पर था, वेस्टर्न फ्रंट पर तो हम पड़े थे। और ये जो जर्मनी थे तो पहले मेरे मुल्क में दाखिल हो गई थी। ये था उनकी अपनी आर्गुमेंट्स कि जो जर्मनी है उनको मैं तो ऐसा सजा दूंगा कि वो कभी ना उठ सके। ये फ्रांस उस वक्त कह रहा था। यहां पर एक चीज को याद करें, 2 कंट्रीज, ये इतना, मतलब जिस तरह आर्गुमेंट्स फ्रांस पेश कर रहे थे इतना ये नहीं था। क्यों? ये 2 मुमालिक यहां पर, लेकिन मैं यहां पर एक पॉइंट लिखता हूं। एक हो गया आपका ब्रिटेन, ठीक है, एक आपका हो गया यूएस, ठीक है। ये दोनों क्या चाहते थे? ब्रिटेन और यूएस वांटेड व्हाट? ए डेलिकेट ट्रीटी। डेलिकेट ट्रीटी वो चाहते थे। अभी डेलिकेट ट्रीटी का क्या मतलब है? दे वांटेड ए डेलिकेट ट्रीटी और दे वांटेड ए lenient ट्रीटी। तो क्या इसका क्या मतलब है? इधर देख ले अभी इस पॉइंट को। दे वांटेड ए डेलिकेट ट्रीटी विद, किसके साथ? विद जर्मनी के साथ। किस तरह ट्रीटी वो चाहते थे? डेलिकेट और lenient ट्रीटी। इसका क्या मतलब है कि भाई अभी तो जंग हो गया, नुकसान तो हमारा भी हो गया है, जर्मनी का भी हो गया है, हमें कुछ नरमी से मुआहदा करना चाहिए। सख्त शराइत की बुनियाद पर नहीं, नरम शराइत की बुनियाद पर, ऐसी शराइत की बुनियाद पर कि वो कर सके। लेकिन फ्रांस क्या कह रहा था? अच्छा, कुर्बानी का बकरा मैं बन गया हूं, अभी उनको आप क्या दे रहे हैं? सॉफ्ट, मतलब डेलिकेट ट्रीटी दे रहे हैं, नरम शराइत दे रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं मानता। तो इनके दरमियान में आर्गुमेंट शुरू हो गए। आपको पता है ट्रीटी ऑफ वर्सली 28 जून में हो गई, यहां पर 18 जनवरी में शुरू हो गए थे। ये डेट याद है ना आपको? 18 जनवरी 1998 में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, बार बार हो रही थी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने उनके आर्गुमेंट्स चल रहे थे कि जर्मनी के साथ क्या करना चाहिए, ओटोमन एम्पायर के साथ क्या करना चाहिए, उनके आर्गुमेंट्स थे। ये जो फ्रांस था वो तो उसकी तो कुर्बानी ज्यादा थी, तो वो कह रहा था कि नहीं, अगर देना है तो सवियर कंडीशन, सवियर टर्म्स दे रहे। ये जो ब्रिटेन और अमेरिका था, ये एक्सपर्ट्स आईआर के कह रहे कि ये क्यों चाहते थे कि भाई थोड़ा नरमी से आ जाए। उनकी भी तो फौज मारे गए हैं ना, उनके भी तो नुकसानात हो गए। बिकॉज दे वर, ब्रिटेन और यूएस, इस पॉइंट को नोट कर ले, दे वर द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। ये थे इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, दोनों तो बच गए थे, इनकी तो सिर्फ सोल्जर की नुकसान हो गई थी। अभी ये दोनों बंदे क्या चाहते थे? इधर देख लो, ये कहते हैं कि भाई अगर जर्मनी पर हम सख्त शराइत रख ले तो हमारा ओपन मार्केट गायब हो जाएगा, तो कहां पर हम अपने एक्सपोर्ट को भेजेंगे? जर्मनी के तो लोग हमसे चीजें ले रहे हैं। तो अगर हम इतने ऐसे कंडीशंस रख ले वहां पर ताकि वो लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे, तो हमारी तो एक्सपोर्ट्स क्या होगी? कम होगी। तो उनकी भी अपनी सोच थी। और फ्रांस वाला तो कह रहे थे नहीं, अब जो भी कहे इनको सवियर कंडीशन कहिए, दोबारा ना हो सके। और फ्रांस डर भी रहा था क्योंकि सबसे ज्यादा तबाही जर्मनी का पर की थी बेल्जियम में और फ्रांस में।
वो हर चीज को तोड़ा जा रहा था, हत्ता कि वो बिल्डोजर जहां पर आमने घर भी आ रहे थे लोगों, तो वो घर जो है वो बिल्डोजर की वजह जरिए से वो क्या कर रहे थे, वो मिसमार कर रहे थे, वो तबाह कर रहे थे, वो तोड़े जा रहे थे, लोगों को निकालते थे और बस इलाकों को खराब करते थे। डू यू सेम? तो ये जो ओपन मार्केट हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये हमारे दोनों के लिए तो ओपन मार्केट है। दूसरी बात ये हमारे ट्रेड पार्टनर भी हैं, तो हमारे एक्सपोर्ट फिर कहा जाएगी। ये उनकी मतलब उस वक्त एक सोच थी, एक नजरिया थी कि इनके साथ अगर ट्रीटी होना चाहिए, कुछ नरम शरायत पर होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, सो दिस वाज ओके। तो यहां पर इनकी दरमियान याद रखिए, किसके दरमियान? फ्रांस बी और यूएस, यानी फ्रांस, ब्रिटेन और यूएस के दरमियान। एफ का मतलब फ्रांस, ब्रिटेन और यूएस के दरमियान हीटेड आर्गुमेंट स्टार्टेड। हीटेड आर्गुमेंट्स स्टार्टेड। उनके दरमियान क्या शुरू हो गई? हीटेड आर्गुमेंट्स दे स्टार्टेड। अभी एक दूसरे को दलाइल दे रहे थे, वो कह रहे थे कि हम ठीक हैं, वो कह रहे थे कि न मैं ठीक हूं, दूसरा फ्रांस कह रहे थे कि मेरे तो उन्होंने मेरी कमर तोड़ डाली है, मेरे तो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो गया, तो मुझे इस तरह ट्रीटी चाहिए कि मैं उसे सजा दे दूं, मैं उनको पनिश कर लूं। ये थी उनकी बात। ओके, तो आखिरकार वो पहुंच गए एक कंप्रोमाइज पर। जब ज्यादा हीटेड आर्गुमेंट्स हो गए तो 3-4 महीने बाद क्या हो गए? याद रखिए इस डेट को, 28 जून 1919 को, 28 जून 1919 को ये जो लोग हैं ये अग्रीमेंट्स को पहुंच गए। और वो अग्रीमेंट क्या था? वो था ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज था उनका अग्रीमेंट। क्या था? ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के मेजर पॉइंट्स क्या है? वो ट्रीटी ऑफ पॉइंट्स जो थे वुडरो विल्सन के, वो तो नहीं माने गए, कुछ पॉइंट्स माने गए थे। अभी किस बुनियाद पर इन तीनों मुमालिक ने वो ट्रीटी साइन की 28 जून 1919 में? किस बुनियाद पर उन्होंने ट्रीटी साइन की, वो हम अभी इस क्लास में करेंगे। ओके, नहीं करेंगे, कल करेंगे। ओके, सो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के मेजर पॉइंट क्या थे? ओके, वी विल डू दैट टुमारो। दैट्स ऑल। एनी क्वेश्चन? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बता दे जी। वुडरो विल्सन के पॉइंट्स तो याद हैं जी। एक और चीज, इस मेजर पॉइंट में सब चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगे। आपकी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। एक चीज याद रखें, ये जो ट्रीटी है इसमें सीपी का कोई मेंबर नहीं था। सीपी का कोई मेंबर नहीं था। एक क्वेश्चन, सेंट्रल पावर्स की जो मेंबर थे वो कोई ना ओटोमन एम्पायर का था, ना बल्गारिया का था, और ना जर्मनी के कोई भी नुमाइंदे नहीं थे। उनको सिर्फ एक फार्मूला बनाकर, एक फॉर्मेट बनाकर उनसे बगैर किसी पूछते हुए उनसे साइन लेना चाहिए था। ये हो गया था जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। उप मेजर पॉइंट जब हम यहां पर करेंगे, और ये जो 3 बंदे थे, कौन कौन? ये ले ले आपके वो 3 बंदे, उन्होंने ऐसे ट्रीटी साइन की है जिसमें तमाम फायदे इनके टेरिटरीज के लिए, तमाम चीजें इनके लिए चले गए थे। एक और क्वेश्चन है, रशिया कहां पर चली गई? रशिया की तो बात नहीं हुई। याद रखें, रशिया तो एलाइड फोर्सेस के साथ था या नहीं था? था उनके साथ। तो वहां पर सिविल अनरेस्ट जारी थी, वहां पर कम्युनिज्म जो है वो सर उठाता रहा। कहां पर? रशिया में। किसकी वजह से? लेनिन की वजह से। तो लोग कम्युनिस्ट बनते जा रहे थे, ठीक है। तो लिहाजा सिविल अनरेस्ट की वजह से
रशिया वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड, रशिया वॉज, इस पॉइंट को रशिया वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड बिकॉज ऑफ इट्स सिविल अनरेस्ट। वहां पर सिविल अनरेस्ट जारी थी या जो है, इसलिए वहां पर प्रेजेंट नहीं की गई। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये जो तीनों ने कुछ पॉइंट जो रखे थे उनकी टेरिटरीज को, वो कल हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसके लिए अलग एक लेक्चर लेंगे तो इंशाल्लाह कल खत्म हो जाएगी। सी, तो ये उनकी जो है, याद रखे एक और चीज आपको मैंने अपलोड किया है, वो आपको कल प्रिंट करना चाहिए। वो मैप आपको पता है यूरोप का नक्शा इस ट्रीटी के बाद चेंज हो जाती है, कुछ नए ममालिक आ जाते हैं, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद। तो मैंने वो मैप अपलोड की है, यूरोप बिफोर 1914 और आफ्टर 1914, आफ्टर 1918। तो वो दोनों मैप मैंने एक पेज पर ही अपलोड किए, तो उसको कल प्रिंट कर ले और साथ में लाए। कुछ और एक और मैप में दे रहा हूँ, वो भी अपलोड करता हूँ, कल प्रिंट कर ले और साथ में लाए, उस पर डिस्कशन करेंगे। सही है? सो एनी क्वेश्चन हियर? दूसरा कोई क्वेश्चन है? सर वो इटली का मैं बात कर रहा हूँ। इटली का क्या करते हो आप? सर कि वो तो इसमें शामिल नहीं हुआ। क्यों नहीं? किस में शामिल नहीं हुआ? ये जो इटली था, ये तो असल में वो हिपोक्रेसी अपनाई थी। वो तो पहले सेंट्रल पावर के साथ था, बाद में वो पावर के साथ, तो वो चुप था कि भाई जो भी कर रहे हो बस। बाद में कुछ टेरिटरी तो उनको दी गई थी पहले, अगर आपको याद है हमने कहा था कि ये तो सेंट्रल पावर के साथ है, बाद में यू टर्न ले ली और वो क्या हो गया, वो यू टर्न उसके लिए कामयाब। हाँ, वो कामयाबी की निशान बन गई। सही है? तो ये इसलिए चुप था कि मैं तो कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।